नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। यहाँ पर हम एमपी सेट यानी कि जो आपकी राज्य में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी जो परीक्षा हिंदी साहित्य की है ना, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं, हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 2022 का ये पेपर है, आपके सामने पेपर लगा हुआ है। हम दो हिस्सों में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा नेट और सेट दोनों का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। नेट के पेपर में भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट पेपर जो है सभी लोगों के लिए कॉमन होता है। सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी का, तो हम हिंदी के बारे में ही चर्चा करेंगे। बात आती है सेट की। मध्य प्रदेश राज्य में सेट की जो परीक्षा इस बार आयोजित की जा रही है वो हो रही है, आप सभी को पता है, 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर 2024 को ये पेपर होगा और राज्य में हमारे तभी सेट होता है ज्यादातर, अधिकांशतः। हालांकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रतिवर्ष आयोजित होगी, परंतु एक बात है कि राज्य की जो पात्रता परीक्षा है वह तभी ली जाती है जबकि वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालनी हो। तो ये बात एक बड़े जोर शोर से चल रही है कि लगभग 2000 से ज्यादा पोस्ट यहां पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के मध्य प्रदेश में आने वाले हैं और इसी कारण से यहां पर जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो हम यहां पर पेपर के पैटर्न को तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं, है ना, सभी लोग लगभग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो, ठीक है। पर फिर भी एक बार हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसमें चर्चा करें, सबसे पहली बात जो है यहाँ पर ये है कि ये जो नेट और सेट दोनों का सिलेबस है ये बिल्कुल कैसा होता है, सेम होता है। फर्स्ट पेपर और यहाँ पे आपका ये सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत टोटल अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट होती है, 10 यूनिट होती है, ठीक है। अब ये जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में अगर हम बात करें तो प्रत्येक यूनिट से ऐसा माना जाता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ईच यूनिट से 10 into 5 क्वेश्चन, तो इक्वल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और क्वेश्चन की बात करें कि अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो 1 क्वेश्चन इक्वल कितने मार्क्स का है, ये आपका 2 मार्क्स का है ना। तो ये हो जाता है कितना, 2 मार्क्स हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर 50 क्वेश्चन की बात करें, 50 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इक्वल कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका हो जाएगा कितना, 100 मार्क्स। तो टोटल अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो यहां पर जो आपका पहला पेपर है ना, जो पहला पेपर है ये कितने का हो जाता है, 100 नंबर का पहला पेपर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं यहां पर सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के बारे में अगर यहां पर देखें तो सेकंड पेपर सबका अपना अपना सब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव में किसी का बायोलॉजी है, किसी का फिजिक्स है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस, मतलब जो भी है, अलग अलग सब्जेक्ट अपने अपने हो सकते हैं। 105 लगभग श्रेणी यहां पर सूची दी गई है कि 105 सब्जेक्ट हो सकते हैं। हम यहां बात करते हैं सेकंड पेपर की, हिंदी साहित्य की, है ना, या किसी भी पेपर की, तो यहां पर भी टोटल यूनिट कितनी होती है, तो टोटल यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यूनिट्स कितनी होती है, टोटल 10 यूनिट होती है। और 10 यूनिट में से ये कहा जाता है कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता है सेकंड पेपर के साथ में, परंतु फिर भी ये अनुमान है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कितना, 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, तो 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 2 मार्क्स हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का, 2 नंबरों का होगा। और इसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ये कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका हो जाएगा 200 मार्क्स। मतलब ये हमारा जो पेपर होगा 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो ये हुआ 200 नंबर का पेपर और ये हुआ 100 नंबर का पेपर। तो टोटल बात करें कितने नंबर का पेपर हो गया, 200 प्लस 100 बराबर कितने नंबर का हो गया, तो ये आपका 300 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, देखिएगा, अगर हम यहां पे क्वेश्चन की बात करेंगे तो सर यहां से क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 50 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये सर आपका हो जाएगा 150 क्वेश्चन। तो यहां पर यह कहा जाता है कि अगर आप देखेंगे प्रश्नों की संख्या, है ना, तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है टोटल यहां पर, तो आपके जो प्रश्न है टोटल 150 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश भी दिया होता है, निर्देश में ये सारी चीजें लिख दी जाती हैं कि जैसे पहला पेपर इन्होंने बता दिया, सामान्य प्रश्न पत्र होता है जिसमें शिक्षण, है ना, एवं शोध अभिवृत्ति होती है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होता है, ठीक है। सेकंड पेपर सभी परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग विषय के आधार पर होता है। ये जो पेपर आपका होता है वो होता है वैकल्पिक होता है, मतलब OMR सीट के माध्यम से आपको भरना पड़ेगा राज्य में सेट के लिए, जबकि नेट आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है।
लेकिन जो ये आपका सेट है तो सेट कैसा होता है, ये आपका ऑफलाइन मोड में कराया जाता है, गोले भरने पड़ते हैं 4 विकल्पों के साथ में। अब अगली बात यहां पर ये आती है कि ये जो पेपर है आपका कैसे कब होगा, ठीक है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि परीक्षार्थी है उसको ओएमआर सीट के द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग में उसके द्वारा दिए गए ऐच्छिक विषय के कोड को अंकित करना होता है ना, और प्रश्न पुत्रिका का सेट अंकित करना पड़ता है कि सेट बता दिया आपने किसका कौन सा सेट है। द्वितीय प्रश्न पत्र की जो बुकलेट का नंबर है आवश्यक प्रविष्टियों में अंकित करना होता है ना। अब इसमें अगर हम बात करें जो सेकंड पेपर हमारा होगा, ये सेकंड पेपर हमारा कितने नंबर का होता है, तो ये 100 क्वेश्चन का। ये देखिए हमने यहां बात करी 100 क्वेश्चन होते हैं। अब एक चीज और है कि 1 से 50 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट पेपर के सबके कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आपको पेपर मिलता है यहां पर सब्जेक्ट का, वो सबको अलग अलग मिलता है। उसकी नंबरिंग शुरू होती है 51 नंबर से। अभी जैसे मैं पेज पलटूंगा, अगले स्लाइड में जाऊंगा, वहां 51 नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर से 50 नंबर तक का फर्स्ट पेपर होता है जो सबके लिए एक जैसा, और 51 से लेकर अगर हम बात करेंगे तो 150 नंबर तक के प्रश्न पत्र वो सबके अपने अपने अलग अलग विषय से संबंधित होते हैं। तो हिंदी वालों का एक जैसा, अंग्रेजी का एक जैसा, पॉलिटिकल का एक जैसा, ज्योग्राफी का एक जैसा, कुछ इस प्रकार की ये प्रक्रिया है, ठीक है। एक चीज और है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक एक समान है ना, अलग अलग अंक नहीं है। और दूसरी चीज ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको यहां पर सारे प्रश्नों को हल करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम यहां पर अगली बात में आते हैं। तो जैसे यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये हिंदी में 2022 में आया हुआ प्रश्न है, पाली भाषा तथा अशोक की जो धर्म लिपियां हैं उनका कालक्रम क्या है ना। पाली भाषा और अशोक की धर्म लिपियों का जो कालक्रम है वो क्या रहा है। अब यहां पर पाली भाषा की अगर चर्चा आती है तो पाली भाषा की चर्चा से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सतम और केंतुम भागों में विभाजन किया जाता है हिंदी का, है ना, तो उसके आधार पर अगर हम चलते हैं तो यहां पर जो आर्य भाषाएं आती, ईरानी आती है, दरद आती है, ये सब आती है। तो उसमें जो आर्य भाषाएं आती हैं बेसिकली उत्तर की, तो आर्य भाषाओं में भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो आर्य भाषा है इसका नाम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ध्यान से देखते जाइएगा, क्या नाम है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो जाती है। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो इसका काल विभाजन अलग चला जाएगा। फिर इसके बाद में अगले नंबर पर आता है, कौन सा आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है सर यहां पे हमारा कौन सा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ध्यान से देखते जाइएगा कौन सा आएगा, आधुनिक भारतीय, है ना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलो ये नाम सबको पता है ना। इसको शॉर्टकट में अगर हम देखें, शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, तो शॉर्टकट की बात करें तो प्राभा आभा कहते हैं, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय है 2000 ईसा पूर्व से अगर हम बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर, और ये हमारा जो समय चला जाता है कब तक का चला जाता है, तो सर ये समय हमारा जाता है 500 बीसी तक का, 500 ईसा पूर्व तक का। और ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है तो 500 ईसा पूर्व से लेकर, और ये समय चला जाता है हमारा पहली, है ना, पहली ईस्वी तक। कब तक जाता है, तो ये 1000 एडी या यूं कहो पहली बीसी, ठीक है, 1000 एडी ले लेते हैं इसको, 1000, ये बोर्ड भी बहुत दिन से यूज ना करो, 1000 ईस्वी सन तक, है ना। और 1000 ईस्वी से लेकर, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है ये चलता है किसका सर, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। अब देखिए अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विभाजन करेंगे तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये आता है वैदिक संस्कृत आता है, और दूसरा कौन सा आता है, तो ये लौकिक संस्कृत आता है, ठीक है, लौकिक संस्कृत आता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में चलेंगे तो यहाँ पे आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, ये आता है। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में, तो अवहट, आधुनिक, अवहट, फिर हिंदी और आधुनिक हिंदी, इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता है। प्रश्न था पाली भाषा और अशोक, तो पाली भाषा शुरुआत कहां, मध्यकाल से होगी। मध्यकाल में मतलब कहां से, 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर जिसने भी ये आंसर लगाया था, है ना, उन लोगों का 2022 वाले पेपर में ये क्वेश्चन सही हुआ है। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर हम बात करें 52 नंबर का, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या आया था, जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो हुआ था, बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसकी, लिंग्विस्टिक
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे और इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने वर्गीकरण दिया था, में प्रदत्त वर्गीकरण के आधार पर, किसके आधार पर? इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ वर्गीकरण किया और उसमें वर्गीकरण दिया। किस प्रकार से ये वर्गीकरण देखते हैं, ये वर्गीकरण आप समझिएगा। सबसे पहली जो उपशाखा है ये है हमारी बाहरी उपशाखा। सबसे पहली कौन सी है? बाहरी उपशाखा, ठीक है, बाहरी उपशाखा। इसके अंतर्गत अलग अलग आएगा। बाहरी उपशाखा के अलावा अगर हम बात करेंगे मध्य या केंद्रीय उपशाखा, क्या नाम है? या तो इसे मध्य कह सकते हैं या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? केंद्रीय उपशाखा कह सकते हैं। उम्मीद है कि मतलब उम्मीद क्या मैं बताऊं, यहां पे बहुत कम लोगों ने यहां पे इसका आंसर दिया है ना, और अभी तक उनको उत्तर भी नहीं मिल पाया होगा, ये भी मैं बता दूं। एक है भीतरी उपशाखा। कौन सी है? भीतरी उपशाखा है। अब देखिए अगर हम इसमें चर्चा करें कि इसके अंतर्गत कैसे 6 हमारे भाग हो जाएंगे, तो 6 भागों में अगर बात करें तो सबसे पहला पूर्वी समुदाय है। इसमें एक हिस्सा है जो है हमारा कौन सा? पूर्वी समुदाय है, और पूर्वी समुदाय के बोलने वालों का अलग अलग क्षेत्र है। फिर इसके बाद उत्तर पश्चिमी समुदाय है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी समुदाय, उत्तर पश्चिमी समुदाय, उत्तर पश्चिमी समुदाय। इनको बोलने वालों का अपना अपना अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है जो मध्य या केंद्रीय, तो इसको हम नाम देते हैं किसके नाम से? मध्यवर्ती समुदाय के नाम से। किसके नाम से? मध्यवर्ती समुदाय, मध्यवर्ती समुदाय, मध्यवर्ती समुदाय। इसी प्रकार से हम आगे चलें, यहां पर भीतरी उपशाखा की बात करते हैं तो भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय आता है। क्या आता है इसमें? एक केंद्रीय समुदाय और एक पहाड़ी समुदाय आता है। केंद्रीय समुदाय और एक पहाड़ी समुदाय, केंद्रीय समुदाय और एक दूसरा आता है जिसका नाम है पहाड़ी समुदाय, पहाड़ी समुदाय। अब देखो यहां पे अगर हम इसके कंक्लूजन में पहुंचे तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब थे, इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्गीकरण किया था, विशेष रूप से किसका? तो आर्य भाषाओं के भाषा समुदायों का वर्गीकरण किया। और वो जो भाषा समुदाय उन्होंने बताए तो लगभग 6 भाषा समुदाय बताए थे। 6 भाषा समुदाय में भी इन्होंने डिवीजन किया था कि भाई एक पूर्वी समुदाय है, फिर उत्तर पश्चिमी समुदाय है, फिर मध्यवर्ती समुदाय है, फिर केंद्रीय समुदाय है और फिर पहाड़ी समुदाय है। लेकिन इनका भी अलग अलग डिवीजन किया। तो इनको जैसे बाहरी उपशाखा कहा, एक को मध्य या केंद्रीय उपशाखा कहा और एक को भीतरी उपशाखा कहा, ठीक है। तो जो बाहरी उपशाखा है उसमें पूर्व का आता है और उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र आ जाता था, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र आता था। इसके अंतर्गत मध्य या केंद्रीय उपशाखा में तो मध्यवर्ती समुदाय आता था। इसके भी क्षेत्र अलग अलग है, अगर कभी क्लास में पढ़ोगे आप थ्योरी तो इसमें क्षेत्र इसके अलग मिलेंगे। फिर भीतरी उपशाखा में अगर बात करें तो केंद्रीय समुदाय है, ये एक अलग है ना। मध्यवर्ती समुदाय भी कहते हैं कई बार इसको, और पहाड़ी समुदाय के भी अपने अपने अलग अलग हिस्से हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा 6। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पे जो अगला प्रश्न लिखा है, नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हैं। तो ये सबने लगभग इसका आंसर सही लगाया होगा, है ना। एक बार में ही इसको पढ़ के आप सब लोग सही जाते हैं कि नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक कौन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या बनेगा सर? हेमचंद इसका सही विकल्प बनेगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इज हेमचंद। हेमचंद ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 54 के साथ में आते हैं सर। तो जो 54 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन की है? अब देखिए पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन कुल 4 भेद होते हैं, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको कई बार बताता हूं, SAUS। तो S से हो जाता है सबसे पहला कौन सा? स्पर्श व्यंजन। A से हो जाता है यहां पर कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ के बाद ये होता है U से ऊष्म व्यंजन, या ऊष्म को ही यहां पर हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन, है ना। संघर्षी, क्योंकि संघर्ष होगा तभी ऊष्मा निकलेगी। और फिर लास्ट में आता है कौन सा आपका? तो ये संयुक्त व्यंजन आता है। अब देखिए एक चीज और इसमें हम बात करें कि जो स्पर्श व्यंजन है ये चलता है कहां से? का, खा, गा, घा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, मतलब कचट तप मां वर्ण तक जाता है ना। का से शुरू होता है और मां वर्ण तक क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है। अंतस्थ की बात करेंगे तो अंतस्थ में क्या जाता है? यारा, लावा जाता है। ऊष्म की बात करेंगे तो इसमें क्या जाता है? शक्कर, षटकोण, सरौता और हलवाई, ये आता है। संयुक्त की बात करेंगे तो ये छा, त्रा, ज्ञा और क्या आता है? श्रा आता है। छा जो है का में हलंत प्लस षटकोण, त्रा जो है ता में हलंत प्लस रा, और ज्ञा की बात करें तो जा में हलंत प्लस इया को मिलाकर, श्रा की बात करें तो सा में हलंत प्लस रा को मिलाकर, इस तरीके से बनता है और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ, ठीक है।
कौन सा अंतस्थ है? तो यारा लावा, रा है अंतस्थ, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अब है खुशबू में उपसर्ग कौन सा है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। एक और बड़ी बात है यहां पे उपसर्ग के लिए कि उपसर्ग का, प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे यहां पे हमने खुशबू की बात करी तो खुश है ना, खुश जो है उर्दू का, अरबी फारसी का उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अल है, बा है, बे है, बिल है, बिला है, खुश है, बे है, बद है, तर है, ये सब क्या है? उर्दू के या अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। और इसका जो मूल शब्द है तो बू यहां पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। और ये जो खुश है ये क्या बनेगा? हमारा उपसर्ग बनेगा। और एक चीज मैंने बताई कि प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का अर्थ होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है वाक युद्ध, है ना, वाक से युद्ध, क्या किससे युद्ध? वाक माने वाणी से युद्ध, तो वाणी से कोई युद्ध करने वाला तो क्या कहलाएगा? आपका वाक युद्ध। तो यहां पर वाक से आया, से यहां पर दो जगह प्रयोग होता है। जब हम समास पढ़ते हैं, समास में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा जुड़ने के अर्थ, है ना, फिर कर्ण से अथवा के द्वारा, फिर अगला संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। तो दो से है, एक है कर्ण और एक है अपदान, तो अलग नहीं कर रहा, वाणी से जुड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। आगे चलते प्रश्न नंबर 57 के साथ में आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइएगा। है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम ही है, क्योंकि जो विशेष अपने आप में उसका नाम होता है व्यक्तिवाचक है, लेकिन वो जाति के रूप में प्रयोग हो जाता है। इतना ज्यादा फेमस हो गया। तो कौन फेमस हो गया भाई? जगन्नाथपुरी, राजा हरिश्चंद्र, पंडित जी, मोटापा से कोई लेना देना ही, पंडित जी तो सबको कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र नाम, कहते हैं ना कि भाई बड़ा हरिश्चंद्र बना घूमता है ना, तो यहां पर नाम तो है उसका राजा हरिश्चंद्र, लेकिन किसी से एक टाइटल जैसा मिल गया, तो ये आपका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होने लग गया है। मोहन का कुछ खो गया है तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है ना, मोहन का क्या खो गया है? नहीं पता भाई क्या खो गया, कुछ खो गया है। क्या कुछ नहीं पता, क्या और कुछ ये दोनों शब्द क्या होते हैं? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। और सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम का अर्थ होता है सब का नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद की अगर बात करेंगे तो कुल 6 भेद यहां पर होते हैं। अगली चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 59 की, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहा जाता है? अगर भाषा के अलग अलग रूप हैं और उनमें अगर आपको एक रूपता लानी है, ठीक है, तो एक रूपता लाने के लिए जो कार्य होता है उस कार्य को कहा जाता है भाषा का मानकीकरण। कि इस भाषा का अब मानकीकरण हो गया, मतलब कि अब इसका व्याकरण हो जाएगा, इसकी शैली हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर होती है मानकीकरण की। प्रश्न नंबर 60 है, अनुच्छेद क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। अब बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 347 है उसमें क्या उल्लिखित है? ये आपको आंसर करना है और राइट आंसर यहां पे आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर बनेगा, है ना, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा मैं आप लोग को बता देता हूं कि देखिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो हमारे आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट है कि 343 से लेकर 351 तक चलते हैं, किसके लिए? राजभाषाओं से संबंधित, किसके लिए? राजभाषाओं से संबंधित चलते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम एक और चर्चा करते हैं यहां पे आपसे कि जो अनुच्छेद 120 है इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक अनुच्छेद है आपका कौन सा? 210 अनुच्छेद है। ये किसकी बात करते हैं? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। ये किसकी बात करता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। इसका उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आप ज्यादातर 343 से 351 के बीच लगाने लग जाओगे, परंतु ध्यान रखिएगा 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए है और ये राज्य विधानमंडल में, ये 210 कहां के लिए है? तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 210, ठीक है। चलिए, और 343 से 351 तक एक बार बिल्कुल पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, आपको जो भी समझ में आए, है ना, कि तो वो आप जरूर कर लेना, इतना काम कर लेना, हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए पुनः, क्योंकि अभी तो बना था इस बार, ठीक है। फिर है 61 नंबर, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। अच्छा देखो, बड़ी अच्छी बात कही है कि क्या है?
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये टॉन्ट है एक प्रकार का, है ना। तो आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उक्त कथन हिंदी के किस आलोचक ने कहा है। यहां पर हिंदी का वो कौन आलोचक है जिसने ऐसी बात करी है, तो हम बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने ये कहा है। बिल्कुल सही। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना की को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। ये जो कथन है, ये कथन किसका है, किस भक्त कवि के संदर्भ में यहां पर इस कथन के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये कथन कहा गया है किसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में। अच्छा देखो, ये कथन वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो हो सकता है कि आप इनमें थोड़ी गलती करें, पर आसान प्रश्नों को गलत मत करें। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न आपको परेशान करें, पर बाकी आसान प्रश्नों को आपको परेशान गलत नहीं करना है। जैसे निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह, क्या है, निगम अगम सागम साहब सुगम राम सांचली चाह अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जगमाह। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं या किस कवि ने इन पंक्तियों की रचना करी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहां पे आपको लगाना है। अगेन यहां पर आपका क्या है, कबीरदास तो नहीं है, परंतु यहां पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएंगे तुलसीदास जी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के साथ में, भाषा भूषण। अच्छा देखिए, भाषा भूषण की अगर हम बात करें तो ये जिनकी रचना है भाषा भूषण, उनके बेटे रहे हैं पृथ्वीराज सिंह। कौन रहे उनके बेटे, पृथ्वीराज सिंह, है ना, पृथ्वीराज सिंह। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह इनके पुत्र रहे हैं, है ना। पृथ्वीराज सिंह के ये मतलब अगर कहा जाए कि इनके बेटे, है ना, इनके बेटे ये क्या है, पुत्र हैं। पृथ्वीराज सिंह इनके महाराजा जसवंत सिंह के, महाराजा जसवंत सिंह की ये रचना है भाषा भूषण। एक चीज और है, ये अगर हम बात करते हैं कहा के मेवाड़ के राजा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है राजस्थान राज्य के मारवाड़ के महाराजा रहे हैं और उनकी रचनाएं जो फेमस है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फेमस रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, क्या नाम है, सिद्धांत बोध एक बड़ी फेमस इनकी रचना है। इसके साथ ही साथ आनंद विलास इनकी रचना है। क्या रचना है, आनंद विलास भी इनकी रचना है और एक भाषा भूषण तो हमने यहाँ पर लिखी ही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65 के साथ में, भूलोक का गौरव। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जा। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्ता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, या नाथूराम शर्मा शंकर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है, विच वन इज राइट, कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त साहब की ही रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त साहब की रचना है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, मानसी मोहि कुठाओ बंध के लेखक। ये नेट में प्रश्न आ चुका है, मैं आपसे बात करूं, यूजीसी नेट में भी 2023 वाली परीक्षा में शायद ये प्रश्न आया हुआ है और फिर से ये हमारे सेट में आया हुआ प्रश्न है दोबारा से। मानसी मोहि कुठाओ, है ना, मुझे कहीं भी मारा है ना, कुठाओ उठाओ कुठाओ, कुछ भी बिना देखे क्या है, मुझे मारा है। तो मानसी मोहि कुठाओ ये रचना है, ये निबंध है एक प्रकार से, है ना। और बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की। किसकी रचना है, तो सर ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब, आपने वो पढ़ा है इनका, क्या उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, तो वो भी आपने पढ़ा है। और मानसी मोहि कुठाओ ये भी इन्हीं का क्या है, निबंध है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं कि यह सच है बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। ये पंक्तियां जो हैं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये आंसर आपको बताना है। इन पंक्तियों के रचनाकार के बारे में तो निराला जी की रचना है, सबको पता होगा। एक आध बार तो पंक्तियां एटलीस्ट आपने पढ़ी होंगी तो जरूर बता सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, समय भी है नहीं अब। सिंदूर की होली 1934 नाटक किसकी रचना। अच्छा देखिए, नाटकों की बात करें, है ना, हम किसकी बात करते हैं साहब, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि नाटक की बात करते हैं तो 8 नाटक, मतलब जो नाटक है हमारा 8वीं यूनिट के अंतर्गत
अंतर्गत नाटक है और जितने नाटक हमारे यहाँ पर जोड़े गए हैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट उनके नाम आप लोगों ने अवश्य याद कर रखे होंगे, है ना। आप लोगों ने उनके नाम जरूर याद कर रखे होंगे। सारे के सारे नाटक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे नाटक यहाँ पर है, कुल 14 नाटक जो कहानी के लेखक, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है ना। गैंग्रीन कहानी के जो लेखक हैं ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब की। किसकी है? तो गैंग्रीन कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब की, 90 की ये रचना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 70। मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं। इसके लेखक कौन है? किसने ऐसा कहा है? ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर भी ये कथन जो है अज्ञेय जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब का है। फिर है अगला प्रश्न 71 नंबर, हेमचंद्र द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है ना। हेमचंद्र के द्वारा दिए गए काव्य का लक्षण क्या है? तो देखो हेमचंद्र ने जो काव्य की परिभाषा, अभी चीज ध्यान रखना, काव्य की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने बताई है। जैसे मम्मट का है ना, भामह का है ना, या अभिनव गुप्त का है। ठीक है, तो जितने विद्वानों ने यहाँ पे बताई है, करीब 7 विद्वान हैं। 7 विद्वानों की यहाँ परिभाषाएं अगर आप देख लोगे तो आपसे बनने लग जाएगी। ठीक है, अदोसौ सगुणों सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, हेमचंद्र की ये क्या है? परिभाषा है। ठीक है, फिर है अगला यहाँ पर 72, काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक है ना, संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा है? क्या है? काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक जो अनुभूति है यह किसके द्वारा कहा गया है? किसने ये अनुभूति कहा है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कहा है काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में, परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है? क्या है? परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान के द्वारा किया गया है? आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट, वाग्भट्ट या राज्यशेखर, इनमें से वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने किया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बनेगा आचार्य अभिनव गुप्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के साथ में कि भामह ने काव्यालंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया? 36 + 2 38 बताते हैं एक प्रकार से, है ना, शब्दालंकार अर्थालंकार, तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा 38। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 75 है, विभत्स रस के देवता माने जाते हैं। अब सभी रसों के देवताओं की अगर हम चर्चा कर लें, जैसे सबसे पहले हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला आता है कौन सा? श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस शोक, है ना, रौद्र रस क्रोध। तो यहां पे हम लिख लेते हैं पहले सब, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध। अब देखिए यहां सबसे पहले जो श्रृंगार है वो विष्णु के लिए है। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए है श्रृंगार रस। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रमथ, है ना, प्रमथ क्या हो जाएंगे? हास्य रस के लिए है। करुण की अगर बात करते हैं तो यमराज है करुण रस के लिए, है ना, शोक के लिए। रौद्र की बात करते हैं तो रौद्र के लिए कौन है? रुद्र शिवा भी कहा जाता है, तो रुद्र या शिव कह सकते हैं, रौद्र रस क्रोध, है ना। फिर वीर रस की बात करते हैं तो वीर रस के लिए कौन है? इंद्र है ना। फिर अद्भुत की बात करते हैं तो अद्भुत रस के लिए क्या है? अद्भुत रस के लिए, तो अद्भुत रस के लिए ब्रह्मा जी को माना गया है यहां पर देवता। अद्भुत रस के बाद में विभत्स है, विभत्स में महाकाल को माना गया है। विभत्स जुगुप्सा या घृणा किसको माना गया है? महाकाल को माना गया है ना। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं भयानक, तो काल, भयानक की अगर हम बात करेंगे तो काल देव को यहां पर देवता माना गया है। किसको? काल देव को। अब बात आती है कि विभत्स रस की, तो विभत्स रस में महाकाल, विभत्स रस में महाकाल। ठीक है, और काल देव किसका है? तो काल देव भयानक का है। इंद्र किसका है? तो इंद्र वीर का है। विष्णु किसका है? तो विष्णु यहाँ पे श्रृंगार का है। लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सभी रसों के स्थायी भाव और सभी के यहाँ पर देवता, ये जरूर रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के साथ। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, ये कथन किसका है? जो काव्य है प्रकृति की ही अनुकृति पर एकदम नकल ना होकर क्या है? ये उसका प्रस्तुतिकरण है। तो ये जो कथन है किसके द्वारा यहां पर कहा गया है? राइट ऑप्शन बताइएगा, यह कथन किस विद्वान ने यहां पर कहा है? तो राइट ऑप्शन जो इसका हमारा बनेगा अरस्तु ने कहा। अब यहाँ पे थोड़े से चिंतक आ जाएंगे, है ना। चलिए देखिएगा, स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? जो स्वच्छंदतावादी आलोचना है इसका जो घोषणा पत्र है ये कौन सी रचना है जिस रचना को माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? ये माना जाता है यहाँ पे
प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या प्रेफर टू लिरिकल बैलेट्स, या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, प्रेफर्स टू लिरिकल बैलेट्स को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 79, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जो रचना है किसकी है, तो ये रचना I.A. रिचर्ड्स की है ना, किसकी है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा एक बार कि ये जो रचना है हमारी किसकी है, I.A. रिचर्ड्स की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के साथ में। 80 नंबर, नई समीक्षा का जनक माना जाता है, ये भी माना जाता है किसको, तो I.A. रिचर्ड्स को ही नई समीक्षा का जनक माना जाता है। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ में। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है। अच्छा देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के लिए जैसे एक अजान 100 सुजान, या 100 अजान 1 सुजान, ये है, या धूर्त रसिक लाल है, या कि फिर निस्सहाय हिंदू है, कौन सा विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबको पता है हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई रचना है 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान, ये 81 का डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर आगे चलते हैं, अब्र नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी, ये भी सबको पता होगा, लगभग सभी लोग इसके आंसर के साथ में जा सकते हैं। इसका भी आंसर बता दीजिए, राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा। ठीक है, जैसे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मदन मोहन मालवीय, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, है ना, और अंबिका दत्त व्यास। तो अब्र नाम से बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ने यहां पर कविताएं लिखने का काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो मौर्य विजय खंड काव्य है, तो मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक कौन है। ठीक है, मौर्य विजय खंड काव्य जो है इसके लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है सियाराम शरण गुप्त है। कौन है, सियाराम शरण गुप्त को बताया जाता है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जब हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में बात आती है तो वहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी शब्द स्वयं हिंदी का नहीं है ना, इंडस से आया है, इंडस रिवर से आया है, तो इसलिए यहां पर ये चर्चा करिए कि ये निबंध जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये जो निबंध है, ये निबंध प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में, सबको पता होना चाहिए सर, ये सरस्वती पत्रिका में। आप सरस्वती पत्रिका के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, कब प्रकाशन हुआ, किसने प्रकाशित किया, कहां से प्रकाशित किया, है ना, प्रेस कौन सा था, तो ये सब ईयर वगैरह सब कुछ देख लेना। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी। अच्छा देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, है ना, हालांकि इसके अलावा कुछ पत्रिकाएं भी लिखी थी, पर हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह किस भाषा में लिखी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1909 में लिखी थी इन्होंने, और गुजराती भाषा में लिखी थी। किस में लिखी थी, तो ये गुजराती भाषा में लिखी थी, और 1909 में लिखी थी साहब। ठीक है, आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन के साथ में। यंग इंडिया का पहला अंक। अच्छा देखो, यंग इंडिया आ ही गया। ये यंग इंडिया जो पत्र है, पहला अंक है ना, यंग इंडिया जो प्रकाशित किया जाता है साहब, तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है ना। और यूं बात करें कि 1919 से लेकर 1931 तक, 1919 से लेकर 1931 तक ये प्रकाशित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। यंग इंडिया का जो पहला अंक प्रकाशित किया गया था, ये किया गया अंग्रेजी भाषा में सन 1919 में, और गांधी जी के द्वारा, है ना, साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, और वो भी किसके रूप में, साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। साप्ताहिक पत्रिका या पत्र के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे। अब देखिए, इंदौर महू, है ना, इंदौर के पास महू में आपका जन्म हुआ था, है ना, और जो फैक्ट्स हैं सारे आपको यहां पर पता होने चाहिए कि 14 अप्रैल 1891 को आपका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। और पिता क्या थे आपके, तो पिताजी एक सूबेदार थे। क्या थे, पिताजी एक सूबेदार थे। और 6 दिसंबर 1956, है ना, 6 दिसंबर 56 को आपकी डेथ हुई है। तो इस प्रकार से यहां पे इनका सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना, मध्य प्रदेश से संबंधित है तो इसलिए। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा देखिए, हिंदू बनाम हिंदू, ये गांधी जी की ही पुस्तक है, गांधी जी से संबंधित। अब देखो, अगर गांधी को उठाए तो 3 क्वेश्चन गांधी जी से उठा लिया, है ना। फिर उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है। कौन सा उत्तर आधुनिकता के संबंध में यहां पे आपको सही नहीं लग रहा है, ये बताना है कि उत्तर जो आधुनिकता, बाद की आधुनिकता, उसके संबंध में कौन सा है विकल्प जो कि सही नहीं है। और यहां पे है कि ये ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, ईश्वर की मृत्यु की। अच्छा, ये विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है। ठीक है, ये केंद्रवाद को ध्वस्त करता है। अच्छा, ये मार्क्सवाद का समर्थन करता है। तो देखिए, केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, केंद्रवाद को ध्वस्त करे ऐसा कुछ वो है नहीं। विचारधाराओं के अंत की घोषणा, विचारधाराओं के अंत की घोषणा नहीं हो सकती कहीं भी, है ना। ईश्वर की मृत्यु की घोषणा ये भी नहीं करता। तो उत्तर आधुनिकता जो आज की आधुनिकता, बाद की आधुनिकता है, ये मार्क्सवाद का ही समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला है, इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है ना? कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? जैसे है क्या है, किरकेगार्ड, है ना। फिर इसके बाद में लिखा है ऑप्शन कार्ल जास्पर्स, गैब्रियल मार्शल या ज्यों पाल सार्त्र। तो ज्यों पाल सार्त्र की बात करें, ये जो है अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है किस संप्रदाय में दीक्षित थे? इन्होंने किस संप्रदाय से दीक्षा ली थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने वो कौन सा संप्रदाय था जिससे आपने दीक्षा ली थी? तो यहां पे आपको बताना है कि शिव संप्रदाय। क्या ये शैव संप्रदाय से दीक्षित थे? क्या ये वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे? लक्ष्मी संप्रदाय से या फिर कुमार संप्रदाय? वह कौन सा संप्रदाय है जिससे आपने यहां पर दीक्षा ली थी? तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा कि शैव संप्रदाय से आपका लेना देना नहीं है, तो फिर लक्ष्मी संप्रदाय भी नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन, वल्लभ और कुमार। तो राइट ऑप्शन वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, ध्यान रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। अगला है, सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है? जो सुजान हित है वह किस कवि के काव्य उत्कर्ष का प्रतिमान कहलाता है? ठीक है, सारे के सारे यहां पर आपके फेमस है। और क्वेश्चन भी मैं बात करूं कि यह वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, खतरनाक क्वेश्चन है, इतने आसान, मतलब अगर कहें कि थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तभी आपसे बनेगा, है ना। घनानंद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? अच्छा देखिए, ये तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक की भी अगर हम बात करें ना, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था इस वर्ष जब आया था 2022 में। अब चूंकि समस्या ये हुई थी कि इनके एक भी विकल्प यहां पे सही नहीं थे, है ना। हम बात करें, जैसे अगर बात करें 1943, है ना, फिर 1951, फिर बात करें 1957, फिर बात करें 1979, ये जो है क्या है, इसका ईयर है ना। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सुमन राजे कौन है? सुमन राजे, याद रखिएगा, सुमन राजे। ये हम यहां पे क्या बना लेते हैं? संपादक बना लेते हैं, संपादक बना लेते हैं। संपादक में अगर चलेंगे तो ये कौन हो जाएंगे? अज्ञेय इसके संपादक हैं। इसके भी कौन है? दूसरे के भी अज्ञेय हैं। तीसरे के भी कौन है? अज्ञेय हैं। और अगर हम बात करें यहां पर सह संपादक की, सह संपादक, तो देखिए सह संपादक के रूप में पुनः यहां पर हमें कौन मिल जाएंगे? अज्ञेय जी मिल जाते हैं। ठीक है, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है चौथे वाले में। अब ये हमारा हुआ प्रथम तार सप्तक, ये हमारा हुआ द्वितीय तार सप्तक, ये हमारा हुआ तृतीय तार सप्तक, और ये हमारा हुआ कौन सा? चतुर्थ तार सप्तक। ठीक है, तो 4 तार सप्तक आए थे, 43, 51, 57 और 79। इस प्रकार से ये आंसर हमारे यहां पर बनेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ में चलते हैं, कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिया गया? अच्छा देखो, कामायनी इतनी फेमस रचना है कि प्रश्न तो भाई साहब देखने मिलना लाजमी है, बिल्कुल, है ना। कि अगर कहा जाए चिंता की आशा ने, क्या है? चिंता की आशा ने काम वासना को लज्जित किया, और इसकी ट्रिक है पूरी, तो इससे कम से कम 6 तो हमारे क्लियर हो जाते हैं कि भाई कामायनी है 36 का, और सर्ग कितने हैं? तो सर्ग है साहब इसमें कितने? कुल 15 सर्ग हैं, सभी को पता है ना। चिंता की आशा ने, चिंता की आशा ने, चिंता की आशा ने, चिंता की आशा ने काम वासना को लज्जित किया। किसको? काम वासना को, काम वासना को क्या किया? लज्जित किया, लज्जित किया। ठीक है, लज्जित किया। अब देखो, चिंता सबसे पहला सर्ग चिंता, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग काम, चौथा सर्ग वासना, पांचवा सर्ग लज्जा, छठ, है ना। चिंता की आशा ने, यही था ना, तो चिंता की आशा ने श्रद्धा, चिंता की आशा से श्रद्धा ने, ऐसा कर लेते हैं तो एक और ऐड हो जाएगा। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। चिंता की आशा से श्रद्धा ने, है ना, श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। इससे क्या है, ये जो ट्रिक बन जाती है ना, तो सारे यहां पर हमारे लगभग 6 आ जाते हैं, और दूसरी ट्रिक में फिर 6 आ जाते हैं। ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ सर, ये पांचवा हुआ, और ये हमारा यहां पर छठवां हो गया। तो अब पूछा है कि छठवां सर्ग बताइए, तो देखिए सर, छठवां सर्ग लज्जा है। कहां है लज्जा? ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे हमारे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है, ट्रिक से इसको अगर पढ़ लोगे तो 15 के 15 सर्ग यहां पर याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसको याद है तो बड़ी अच्छी बात है यार, है ना। जब नैन की झाई लखें तब गगन में सारी, है ना। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये जो पंक्ति है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो सर कबीरदास, बिहारी, घनानंद या मीरा। तो कबीरदास ने इसकी रचना करी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, है ना। क्या है? धरत अटपटे पाई। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है? अगेन फिर से देखिए, रचनाएं पूछ रहा है, पंक्ति पूछ रहा है। हमारे यहाँ पे वन लाइनर टाइप से बिल्कुल बस क्वेश्चन पूछे
जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं करता है। तो बिहारी दास जी की पंक्ति है, ठीक है, किसकी पंक्ति है? बिहारी दास की। कामायनी साहित्य, फिर से कामायनी उठाए, कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी, क्या है? कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में, किसके हाथ में? पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई। क्या बन गई? एक अस्त्र बन गई, ठीक है। अब जो ये कथन है गजानन माधव मुक्ति बोध का, ठीक है। अब ये इतना आसानी से वैसे अगर जिससे पढ़ा होगा उसी से बनेगा, बल्कि जल्दी नहीं बनेगा। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, फेमस लाइन है। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा जाता? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, सबको पता है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। अब ये कथन किसका है? जो आस्था है ना, किसकी बात यहां पे हो रही है? आस्था की बात हो रही है। जो हमारी आस्था है किसी की भी, मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है, ये जो कथन है यह किसके द्वारा यहां पर कहा गया है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा सर? महादेवी वर्मा ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? अब ये पद्य पंक्तियां जो है साहब किसने रची है बताइएगा। ये पद्य पंक्तियां लाइक जीवन की जटिल समस्या है बढ़ी जटासी कैसे, जीवन की जटिल समस्या है बढ़ी जटासी कैसे, जो जीवन की जटिल समस्या है ये जटाओं की जैसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा कहा है। तो देखिए यहां पे हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, 51 से 100 तक, यानी 50 क्वेश्चन हो गए। बचे हुए 50 क्वेश्चन अगर आप लोग शेयर करोगे, कमेंट करोगे कि सर चाहिए तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। अभी फिर मैं नेट के लिए देखूंगा, नेट के लिए कराऊंगा, क्योंकि जनवरी में नेट का पेपर है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आगे जो भी सेशन आपको चाहिए, निबंध चाहिए, है ना, आपको अगर, तो वो बता दीजिएगा 9वीं यूनिट, ठीक है। अगर नाटक चाहिए 8वीं यूनिट तो हम वो करा देंगे, 6वीं यूनिट से उपन्यास चाहिए तो वो करा देंगे। मतलब जो हमारी 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये नेट के लिए स्पेशली, अब सेट का तो टाइम है ही नहीं अपने पास में, तो ये जो हमारी 6 यूनिट है ये मैं पूरी यूट्यूब में करा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे, व्यूज बढ़ेंगे, कॉमेंट्स आएंगे, तभी मैं वो चीजें करा पाऊंगा, अदरवाइज संभावनाएं नहीं है, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सेशन को लाइक कर देना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।